Firstly, I introduce myself Abhishek Kumar. I am here to provide a lecture on your biology subject for the class 11. Firstly, if you are going to study about the biology, then we must know what is biology or what is the definition of the biology. So, in generally simple and basic language, biology is the branch of science which deals with the study of living beings, living organisms, living things. बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में, लिविंग बीइंग्स के बारे में। हम बायोलॉजी से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। हमारे ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ इज द बायोलॉजी। सो एज द definition requires definition, as there is definition there is a word living। definition में हमने क्या देखा कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन व्हाट इज लिविंग? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो लिविंग है वो है क्या? व्हाट इज लिविंग? एज वी नो दैट इट्स द क्लास 11। सो द क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर इन बायोलॉजी इज द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड। हमारा क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, और हमें इस लिविंग वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ टोटली सेंटर्ड होना है लिविंग वर्ल्ड पे। इस लिविंग वर्ल्ड में हमें कंप्लीटली सेंटर्ड होना है, इसी लिविंग वर्ल्ड को हमें जानना है, और इसी से हमारा शुरू होता है टॉपिक व्हाट इज लिविंग। लिविंग है क्या? हम किन चीज़ों को लिविंग कह सकते हैं? क्या जो हमारे सराउंडिंग्स में जितनी चीज़ें हैं वो लिविंग है, नॉन लिविंग है या क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे इसमें। इफ यू टॉक अबाउट द लिविंग, somebody have said that anything that can grow, anything which grow, which attains mass, which increase in mass, increase in weight, increase in height and other many things are the criteria for growth, for living. Is it enough? अगर हम किसी से, अगर हम आप ही से पूछें कि आखिर लिविंग हम किसे कहेंगे, तो कोई आप में से कोई कहेगा कि जो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, जो सब्सटेंस ग्रो करते हैं वो लिविंग है, जो मास अटेन करते हैं, जो जिनके मास में इंक्रीज होता है, इनका वेट इंक्रीज होता है, इनकी हाइट इंक्रीज होती है, या जो मूवमेंट शो करते हैं, ये ग्रोथ, ये लिविंग है। तो क्या ये क्राइटेरिया जो है लिविंग की, ये सही है या इनफ क्राइटेरिया है कि ये किसी भी चीज़ को हम लिविंग कह सकें कि हाँ ये चीज़ें अगर ये क्राइटेरिया फॉलो करती हैं, ये कंडीशंस कोई भी चीज़ शो करती है तो वो लिविंग है? नो, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर मूवमेंट की बात करें तो क्या प्लांट्स मूवमेंट करते हैं? नहीं करते, बट दे आर लिविंग। अगर हम बात करें इंक्रीज इन वेट एंड मास साइज, हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग का मास, वेट, साइज, हाइट कुछ भी इसका बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं बढ़ा सकते। तो क्या वो उसका अगर मास बढ़ गया, वेट बढ़ गया, हाइट बढ़ गया तो लिविंग हो जाएगी? नहीं, पॉसिबल नहीं कि नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग हो जाए और लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग हो जाए। सो आखिर क्या क्राइटेरिया है कि हम कह सकें कि कोई भी चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग? सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन अबाउट द लिविंग। Let us begin our discussion, our criteria for the living. So there is first criteria in your book that all living organisms grow. All living organisms grow. It is the first criteria that all living organisms grow. ये सही है, all living organisms grow, but we have to sense the growth. We have to sense the growth in the sense of cells. The organisms which grow, the living organisms which grow are perform their growth by the process of cell division. Living organisms perform their growth by the process of cell division. लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होती है? सेल डिवीजन से होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ सेल डिवीजन से होती है। सेल डिवाइड करते हैं, एक से अनेक होते हैं,
ऐसे बढ़ते जाते हैं। सो सेल से ग्रोथ होती है, उन्हें लिविंग कहेंगे। ग्रोथ में जो लिविंग होंगे उनका ग्रोथ सेल से होगा, सेल डिवीजन से होगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेल डिवीजन से होता है तो वो लिविंग है। बट नॉन लिविंग थिंग्स की भी ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर माउंटेन्स की बात करें तो माउंटेन्स में सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल डिकम्पोजन होता रहता है। तो कभी माउंटेन्स छोटे नजर आएंगे, कभी बड़े नजर आएंगे, तो वो भी ग्रो करते हैं। बट दे आर नॉट लिविंग बिकॉज वहाँ सेल डिवीजन नहीं हो रहा, वहाँ ग्रोथ किसी और पॉइंट से हो रही है। सो दैट कांट बी सेड लिविंग। बट इफ द क्राइटेरिया फॉर लिविंग फॉर एज ग्रोथ इज when organisms grow by the process of cell division। जब कोई भी सेल डिवीजन से ग्रो करेगा तब हम कहेंगे कि हाँ वो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, वो लिविंग। The second one is the reproduction। All the living organisms perform the process of reproduction। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस को शो करेंगे टू इंक्रीज देयर पॉपुलेशन, टू इंक्रीज देयर नंबर। रिप्रोडक्शन प्रोसेस से वो अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे। देन इट विल बी द सेकंड क्राइटेरिया फॉर द लिविंग। बट व्हाट अबाउट द इनफर्टाइल कपल्स, म्यूल्स एंड मेनी अदर which who can't do the process of reproduction। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, इनफर्टाइल कपल्स हैं, एनिमल्स में म्यूल का एग्जांपल ले लीजिए, जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस को नहीं कर सकते हैं। फिर उनके नंबर में ग्रोथ कहाँ कैसे होती है, और फिर क्या वो लिविंग नहीं है? अगर कोई इनफर्टाइल कपल है या कोई म्यूल है तो क्या वो लिविंग नहीं है? तो ये रिप्रोडक्शन जो क्राइटेरिया है ये भी not completely with the second criteria। We have to sense how anything can be living, how any substance can be living, object can be living, and how it can be non-living। So reproduction में हमें ध्यान देना होगा। So each and every living organism perform the process of reproduction along with growth। Reproduction is the process in which any living organism give birth to their young ones or offspring similar to itself। ये प्रोसेस वो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे को जन्म देता है, यंग वंस को जन्म देता है, ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। द थर्ड वन इज द मेटाबॉलिज्म। Metabolism is third criteria for the living beings, that each and every living organism perform some metabolic functions। जो भी लिविंग बींग्स होंगे, जितने भी लिविंग बींग्स होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, वो मेटाबॉलिज्म के फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। दैट इज मेटाबॉलिक फंक्शन उनके अंदर कुछ होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में 7 मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इंजेक्शन, डाइजेशन, नर्वस सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन। These all are 7 metabolic functions of a human। So each and every organism have some metabolic function, and that organism perform their metabolic function in his daily life। each and every organism में प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में, हर एक ऑर्गेनिज्म में कुछ न कुछ उनके मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं जो अपने ईच एंड एवरी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में परफॉर्म करते हैं। ह्यूमंस की बात करें तो उनमें 7 मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, इंजेक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन। ये सारे 7 मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं जो ह्यूमन को परफॉर्म करने होते हैं, और वो बताते हैं कि मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं, और वही मेटाबॉलिक फंक्शन बताते हैं कि हाँ ये ऑब्जेक्ट लिविंग है। बट मेटाबॉलिक फंक्शंस, cellular organization of the body is the defining feature of life forms। along with metabolic function सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए, क्योंकि मेटाबॉलिक फंक्शंस कहाँ होंगे? मेटाबॉलिक फंक्शंस सेल्स में होते हैं, सेल्स फॉर्म होंगी,
अगर उस ऑब्जेक्ट का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो लिविंग सेल्स होंगी, तब वो मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म करेंगी। नॉन लिविंग सेल्स मेटाबॉलिक फंक्शंस को नहीं परफॉर्म करते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वो ऑर्गेनिज्म लिविंग होगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स से बने होते हैं, वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म सेलुलर पे ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनिज्म का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो और वो मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म करता हो, उसे हम लिविंग कह सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज द consciousness. Consciousness means sense to the environment. Consciousness means completely sensible to the environment. Those living organisms, those organisms which can sense their environment or they are conscious about their environment are known as living. वो organism जो अपने environment को sense कर सके, अपने इन्वायरमेंट्स के अपने सराउंडिंग में वो देख सके कि हाँ यहाँ क्या हो रहा है, क्या चीज़ें रखी हैं, अपने इन्वायरमेंट को कम्प्लीटली सेंस कर सके कि हाँ गर्मी है, ठंडी है, बरसात हो रही है, हवा लग रही है। ये सब सेंसिबल सेंस, इन्वायरमेंट को सेंस करना ही कॉन्शियसनेस है, जो लास्ट क्राइटेरिया थी लिविंग की। और लेकिन इसमें भी हम ये कम्प्लीटली can't say completely there is no any criteria that can completely be acceptable for the living being, because if any patient is in coma, you know the condition of coma, that in coma body is just living but there is no any sense, no any movement in the body happens occurs. So in the case of coma, patient is completely unconscious. Patient is not conscious, not able to sense its environment, but he is living. He can't be said that he is dead. So there is no any mandatory criteria by which we can say that the substance or object surrounding us is living or not living. अगर हम बात करें कॉन्शियसनेस की, तो अगर एक कोमा पेशेंट की बात करें, कोमा पेशेंट जब कोमा में होते हैं तो उनका सिर्फ बॉडी होता है और दे आर अनेबल टू सेंस देयर एनवायरनमेंट, वो अपने एनवायरनमेंट को सेंस नहीं कर सकते हैं उस समय। तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो डेड हो गए, मर गए, नॉन लिविंग, दे आर स्टिल लिविंग। सो ऐसा कोई क्राइटेरिया है नहीं जिससे हम ये कह सकें कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज़ लिविंग है, ये पर्टिकुलर चीज़ नॉन लिविंग है। So there is no any criteria which can completely satisfy us in the sense of living and non-living. So these all 5 criteria are being made by which we can sense the living and non-living by making our mind true. So this is all about the living and non-living. So then our next topic is diversity in the living world. डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। हियर हम लोग अपने सराउंडिंग्स में बहुत चीज़ें देखते हैं, कितनी ही वास्ट डाइवर्सिटी कितनी वास्ट कंडीशन देखते हैं। हमारे आसपास कितने ही एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इधर उधर रहते हैं, और कितने ऐसे एनिमल्स, इतने ऑर्गेनिज्म हैं जो हम अपनी इन आँखों से देख ही नहीं सकते, बट स्टिल दे आर हियर। एग्जाम्पल के तौर पे ले लें हम बैक्टीरिया, वायरसेस, इन सबको क्या देख सकते हैं इन आँखों से? विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वी कांट सी देम, बट दे आर स्टिल इन आवर सराउंडिंग, वो तब भी हमारे सराउंडिंग्स में है। ये अगर हम बात करें चिड़ियों की, चिड़ियाँ ढेर सारी चिड़ियाँ हैं, कई एनिमल्स हमारे सराउंडिंग में होते हैं, कितने ही ऑर्गेनिज्म हमारे सराउंडिंग में, कितने प्लांट्स हैं, कितने वास्ट वैरायटी है, कितनी ज़्यादा ये फैले हुए हैं, और कितने तो विदाउट नेक्ड आई, मतलब हम नंगी आंखों से देख ही नहीं सकते उन्हें, वो भी हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है। ये सब एक साथ पूरा जब होते हैं तो एक डाइवर्सिटी बनाते हैं, एक किंगडम बनाते हैं, और इसी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी।
Diversity in the living world means all the organisms, all the creatures which are living makes a huge vast diversity which is known as biodiversity. जितने भी ऑर्गेनिज लिविंग ऑर्गेनिज हमारे सराउंडिंग्स में है, हमारे सराउंडिंग्स हमारे चारों तरफ से घेरे हुए हैं, हमें चारों तरफ से कवर किया हुआ है, हमारे सराउंडिंग में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी ये क्रिएट करते हैं, ये भी बहुत बड़ी डाइवर्सिटी बनाते हैं और उसी डाइवर्सिटी को हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड द बायोडाइवर्स। अब अगर इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी है, इफ देयर इज ह्यूज मास ऑफ बायोडाइवर्सिटी, then millions of plants and animals are there in this biodiversity, and each and every living organism must have its specific name. But what will be the problem? Problem is that each and every living organism have different names on their different places. किसी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी है, उनका हर अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होता है। कहीं डॉग्स को बुलाते हैं, कहीं पे डॉगी बुलाते हैं, ऐसे ही डिफरेंट मॉडल डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट नाम हो जाता है। तो फिर देयर इज द प्रॉब्लम दैट हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज दैट दिस इज द सेम एनिमल बट द नेम इज डिफरेंट, और दिस इज द सेम ऑर्गेनिज्म बट द नेम इज डिफरेंट। तो हम कैसे जानेंगे कि ऑर्गेनिज्म सेम है बट इसका नेम डिफरेंट हो जाता है अकॉर्डिंग टू प्लेस? सो देयर इज ए नीड टू नेम देम, नेम द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, एंड हेंस नॉमेनक्लेचर रिक्वायर्ड टू नेम ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इन दिस बायोडाइवर्सिटी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए हम साइंटिस्ट ने नॉमेनक्लेचर किया। Nomenclature means naming each and every organism of this diversity, of this biodiversity. Nomenclature helps name each and every organism of the diversity. Nomenclature क्या हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नॉमेनक्लेचर कैसे हो? नॉमेनक्लेचर एक पार्टिकुलर नेम देगा किसी भी ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बायोडाइवर्सिटी में एक पार्टिकुलर नेम देगा, जो वो पार्टिकुलर नेम उसको हर जगह मान्य होगा, वो हर जगह उसका वही पार्टिकुलर नेम होगा। सिर्फ चेंज किस में रहेगा? लोकल नेम्स में। लोकल नेम्स में जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्कूल में नाम कुछ और होता है, लेकिन घर पे आपका निक नेम कुछ और होता है, लेकिन आप स्कूल के नाम से जिस नाम से जाने जाते हो आप बाहर भी उसी नाम से जाने जाओ, बट नोबडी नोज अबाउट योर निक नेम। निक नेम only or your family know about your nickname. So this is the change. So nomenclature required about this. अगर सभी का नाम अलग अलग एक जगह एक ही चीज़ का नाम दूसरी जगह कुछ और, इस जगह कुछ और, इस जगह कुछ और होगा, तो देयर इज very big problem about it. So the only solution is the nomenclature. Nomenclature provide a specific name to any organism or any living being. After the nomenclature, there is the problem of how to identify या how to nomenclate any organism. अब नॉमेनक्लेचर को मिल गया, हाँ अगर किसी ऑर्गेनिज्म का पार्टिकुलर एक नाम है which ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल हो, तब वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल होगा तो ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको वही नाम जाना जाएगा, वो स्पेसिफिक नेम होगा। लोकल नेम हर जगह का अलग होता ही है। देन हाउ कैन वी पर्टिकुलेट एनी ऑर्गेनिज्म बाय इट्स स्पेसिफिक नेम? हम उसका स्पेसिफिक नेम रखें कैसे, और व्हाट बेसिस वी शुड गिव हिम ए स्पेसिफिक नेम, और on what basis we should give an organism its specific name? Specific name के लिए सबसे most important thing about the specific name is the complete knowledge about the organism. If we are not knowing about any organism, if we are not complete, if we have no any knowledge about any organism, then how we can give him a name? अगर हमें आपके बारे में, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर नाम रखना है, अगर हमें उसके बारे में पूरी जानकारी ही ना हो तो हम उसका नाम रखेंगे कैसे? हाउ वी कैन स्पेसिफाई नेम? सो आइडेंटिफिकेशन, द वर्ड आइडेंटिफिकेशन कम्स इन मैटर, दैट आइडेंटिफिकेशन इज required to nomenclate any organism. Identification requires the particular knowledge of that organism.
its habitat, its name, its how local name. These all things come under the identification. Identification helps in the nomenclature of the object. So after the topic identification, when identification comes in matter, then there is many much more biggest problem that there are millions of plants and animals are here. So the scientists makes a meeting and divide this into two categories, that is ICPN and ICZN. ICPN, International Photo for Botanical Nomenclature. And ICZN, International Code for Zoological Nomenclature. All the scientists make these two groups. First is ICBN, International Code for Vertical Nomenclature, and the next is ICZN, International Code for Zoological Nomenclature. These two groups are provided by the scientists and given their functions. That is, ICBN has what the function of ICBN to identify and name and to identify and nomenclate a plant. And what is the function of the ICZN? To identify and nomenclate the animals. मीन्स जब साइंटिस्ट परेशान हो गए इन सब चीज़ों से, तो फिर उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो ग्रुप में, और बनाया कौन सा ग्रुप? ICBN मीन्स इंटरनेशनल कोड फॉर वर्टिकल नोमेनक्लेचर एंड ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और इन दोनों को अपना अपना काम बता दिया, ठीक है। ICBN का काम क्या था? इनका काम ये था कि किसी भी प्लांट्स को देखें, उनको आइडेंटिफाई करें, उसको नॉमेनक्लेट करें, उसका स्पेसिफिक नाम दें। और ICZN का काम क्या था? वो जैसे ICBN का काम था कि वो प्लांट्स को शो करे, प्लांट्स को आइडेंटिफाई करके उनका नेम दें। उसमें ICZN का काम था कि वो एनिमल्स को आइडेंटिफाई करें और उनको नेम प्रोवाइड करें, उनका स्पेसिफिक नेम करें, उनको नॉमेनक्लेचर। देन आफ्टर दैट डिसीजन for the article formation of ICBN and ICZN, the scientists provide the naming method to each and every organism. Each and every organism, how each and every organism can be named. How can we provide a name, specific name for each and every organism? So to solve this problem, साइंटिस्ट ने क्या किया? इस प्रॉब्लम को उभरने के लिए उन्होंने कुछ साइंटिफिक नेम्स को बनाया, कुछ उन्होंने डिसाइड किया कि जो नेम्स इन दोनों ग्रुप बनाएंगे उन्हें हम साइंटिफिक नेम कहेंगे। और ईच एंड एवरी साइंटिफिक नेम, जो साइंटिफिक नेम होगा वो दो कंपोनेंट से बनेगा। दैट इज, फर्स्ट उसमें क्या होगा? जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम। इस फॉर एग्जाम्पल मैंगो का अगर साइंटिफिक नेम है, या हम लायन का लेते हैं, लायन का साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा लियो। उन्होंने क्या सिस्टम निकाला कि ईच ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक नेम में दो कंपोनेंट होंगे। पहला जो कंपोनेंट होगा वो जेनरिक होगा, उसका जेनरिक नेम होगा, और दूसरा कंपोनेंट जो होगा उसका स्पेसिफिक नेम होगा। अगर हम एक टाइगर की बात करें तो ये क्या है? पैंथेरा।
टिग्रिस। तो आपने देख रहे हो ना इसमें, ये क्या है, ये जो है ये पैंथेरा, इनके साइंटिफिक नेम में पैंथेरा जो वर्ड है ये इनका जेनरिक नेम है, बट और जो लियो टिग्रिस नेम है ये इनका स्पेसिफिक नेम है अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन। लायन है तो लियो, टाइगर है तो टिग्रिस। तो और उन्होंने यही डिसाइड किया कि ईच एंड एवरी साइंटिफिक नेम में दो कंपोनेंट हो गए, एक जेनरिक नेम और एक स्पेसिफिक नेम, और इस सिस्टम को उन्होंने नाम दिया बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, जो कि दिया गया था बाय कार्लस लिनियस, जो बायोलॉजिस्ट थे। कार्लस लिनियस ने ही ये इस नाम इस बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम को अप्रोच किया था। कार्लस लिनियस ही वो साइंटिस्ट थे जो इस बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर सिस्टम को बताया। सो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने इस चैप्टर में डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में फर्स्टली तो ये जाना कि व्हाट इज लिविंग, लिविंग है क्या, लिविंग मीन्स क्राइटेरिया क्या है ना। और दूसरे में दूसरा पॉइंट होंगे डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी के बारे में जाना। लिविंग और नॉन लिविंग में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने क्या क्राइटेरिया रखी, ग्रोथ की रखी, रिप्रोडक्शन रखी, मेटाबॉलिज्म रखी, कॉन्शियसनेस रखी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रखी। इन सब चीज़ों पे हमने डिसाइड किया, करने की कोशिश की कि व्हाट आर द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इज लिविंग और नॉट। एंड इन दिस सेक्शन डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी में हमने नेम जानने की कोशिश की कि एक ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक नेम होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को ऑल ओवर वर्ल्ड उसके साइंटिफिक नेम से जाना जाता है। साइंटिफिक नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है, उसका वही साइंटिफिक नेम रहेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम चेंज नहीं होता। साइंटिफिक नेम में दो बातें, दो कंपोनेंट होते हैं, एक जेनरिक होता है, एक स्पेसिफिक होता है। जेनरिक उसके जेनरा को बताता है, उसकी खासियत को बताता है, वो किस जीनस से बिलोंग करता है। एंड दैट लास्ट वन स्पेसिफिक नेम वो हमें बताता है कि इसकी खासियत क्या है, आखिर किसी ऑर्गेनिज्म में क्या खासियत है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।